नमस्कार बच्चों। तो हम लोगों ने कहाँ तक लगा लिए थे बेटा? रिलेशन का क्वेश्चन लगा रहे थे एंड 13 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया था। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले क्या, 13 का सेकंड। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये एक रिलेशन है। Q इंटू क्यू का मतलब रेशनल नंबर के बीच। रेशनल नंबर के बारे में भी बताया था वहाँ पे कि रेशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखे तो कौन सा होता है, एक जो टर्मिनेटिंग वाला होता है एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला जो होता है। ठीक है, तो पहले तो इंटीजर वगैरह रहता था तो आप तो इस तरह से चेक भी कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, है ना। मगर अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, है ना। जैसे अगर इंटीजर आता था तो आप 0 1 2 इस तरह से करते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। बट अगर दो कंटिन्यूअस रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला जाए तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। क्योंकि कोई भी अगर आप दो नंबर लोगे आप, है ना, रेशनल नंबर, तो उसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम इसको मैपिंग के थ्रू नहीं कर पाएंगे, है ना, जितना पहले कर पाते थे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो रिलेशन जो दिया है वो सेट ऑफ क्या है, ऑर्डर पेयर है। एंड कंडीशन क्या है कि ये दोनों भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, कंडीशन एक और है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो बिलोंग्स टू जेड। जेड इज का मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले तो कंडीशन क्या दे दिया है कि ये दोनों रेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रेशनल नंबर का मतलब क्या, दो रेशनल नंबर है तो आंसर इज यस, चार है आंसर इज यस। रेशनल नंबर का सिंपल सा मतलब क्या होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे पी भी इंटीजर हो और क्यू भी इंटीजर हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, है ना। तो दो को तो 2/1 लिख सकते हैं, फोर को तो 4/1 लिख सकते हैं। क्या 1, 2 रेशनल नंबर है तो आंसर इज यस, है ना। इसको आप डेसिमल हटा दो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर दिख रहा है एंड पी इंटीजर है, क्यू इज ऑल्सो इंटीजर, देन रेशनल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है सर, यहाँ पे अब ये बोल रहा है दोनों का डिफरेंस जो है ना इंटीजर होना चाहिए। तो कब होगा इंटीजर? तो सोचो कि अगर 4 - 2 ले लेते हैं तो ये रेशनल नंबर भी इंटीजर भी दोनों है, क्योंकि इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं, है ना। सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। तो 4 - 2 जैसे बोला जाता है, ये तो सिंपल है सर, ये तो इंटीजर ही होगा ना, 2, है ना। तो ये हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपको प्रूव करना है, शो दैट दिखाना है कि पहला तो ये दिखा दिया, दूसरा ये दिखा दिया, तीसरा में दिखाना है क्या, कि अगर ए कॉमा बी आर का सदस्य है। अब जो जो आर का सदस्य है, तो आर का सदस्य होने का कंडीशन है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अब इसने दे दिया ऑलरेडी कि ए कॉमा बी जो है ना आर का सदस्य है, इसका मतलब ए माइनस बी जो है डिफरेंस जो है दोनों का क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो मान लिया जेड बना गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो। फिर बोला क्या, बी कॉमा सी भी आर का सदस्य है। फिर इसे आर का सदस्य होने के लिए कंडीशन है, इसका मतलब बी माइनस सी इज ऑल्सो व्हाट, कुछ ना कुछ होगा, जेड टू डिफरेंस। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि जब ये दोनों सदस्य होंगे, है ना, आर के, तो ये भी आर के सदस्य होंगे। इसका मतलब ये आपको दिखाना है कि ए माइनस सी भी, इसका भी डिफरेंस क्या आएगा, तो इंटीजर ही आएगा। तो मान लिया Z3 आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको दिखाना। तो क्या आप दिखा सकते हो, मान लो कि ये आपका गिवन है और ये आपको दिखाना है, तो आसानी से दिखा सकते हो। क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ये बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली इधर क्या आ जाएगा, ए माइनस सी, इधर क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। तो आप जानते हो कि दो इंटीजर को अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो इंटीजर ही आता है। दो इंटीजर के साथ जोड़ो या घटाओ, वो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर है तो प्रूफ हो गया, तो हो गया सिंपल, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। नेक्स्ट बोला है बेटा 14 में कि
एक रिलेशन है n क्रॉस n पे डिफाइंड है। चलो इस पर कुछ आसान सा दिया है ना, इंटीजर पे डिफाइंड। तो इंटीजर पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि R जो है कलेक्शन है ऑर्डर पेयर का, और कंडीशन क्या क्या है कि चलो ये दोनों नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। एंड एक कंडीशन ये है कि पहला एलिमेंट जो है ना दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब R का सदस्य वही होगा जिसमें कि पहला एलिमेंट जो है ना A जो है ना वो दूसरे का स्क्वायर करके मिलना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बोला क्या फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, ऊपर वाला जैसे ही, जैसा पहला बोला क्या ए कॉमा ए आर का सदस्य हो सकता है, ये आपको बताना है कि क्या ये हो सकता है। तो पहले चेक कर लो कि क्या ये वाला कंडीशन फॉलो करता है। तो देख लो आप, क्या ए के स्क्वायर की इक्वल होगा, क्या ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो सेकेंड एलिमेंट बी जो है इसका स्क्वायर की इक्वल होगा ऑलवेज। ऑलवेज तो नहीं हो सकता, 0 के लिए हो सकता है, 1 के लिए हो सकता है, ऑलवेज तो नहीं हो सकता, है ना। तो ऑलवेज नहीं हो सकता तो हम लोग तो ऐसा लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, है ना, मतलब कभी कभी हो सकता है, एक दो एलिमेंट्स के लिए हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं हो सकता। तो क्या ये आर का सदस्य हो सकता है, तो आंसर इज नहीं होगा, ऑल के लिए नहीं होगा, ठीक है। फिर जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो दो ले लो एक ही जगह पे, तो इधर दो लोगे तो इधर क्या आ जाएगा 4, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा ना, ये तो फॉलो ही नहीं होगा ना। नेक्स्ट में क्या बोले बेटा कि अगर ए और बी सदस्य है आर का, तो आपको बताना है कि ए बी कॉमा ए भी सदस्य हो आर का, ये स्टेटमेंट चेक करना है। ये स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत लिखा है ये आपको चेक करना है। तो ए कॉमा बी सदस्य आर का, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला रूल फॉलो करेगा, इसका मतलब ए इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ ना, होना चाहिए। तो बोला है कि अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू बी कॉमा ए भी सदस्य, इसका मतलब बी इक्वल टू भी ए स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आप सोचो ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है कि क्या लगता है आपको कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो क्या बी इक्वल टू भी ए स्क्वायर हो, ऐसा कोई ज़रूरी है, तो आंसर इज नहीं। जैसे सिंपल से एग्जांपल, जैसे टू, मान लो कि टू का स्क्वायर ले लेते हैं ना बी में, तो टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी को टू ले लेते हैं तो इधर फोर आ जाएगा, तो ए की जगह पे कितना आ गया फोर, बी की वैल्यू मैंने कितनी ली, टू ली, तो ए की जगह कितना आ गया फोर। अब यहाँ पे जस्टिफाई करो, बी की वैल्यू टू ली तो ए की वैल्यू कितना आ गया फोर, फोर का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो क्या टू इक्वल टू 16 हो सकता है क्या, तो आंसर इज नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। या यहाँ पे सिंपली सोचो, अगर ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो बी इक्वल टू रूट ए भले हो सकता है ना, ए स्क्वायर थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो ये सही है या गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बोला है कि अगर ए कॉमा बी आर का सदस्य है, बी कॉमा सी भी आर का सदस्य है, तो आपको दिखाना है कि ए कॉमा सी भी आर का सदस्य होगा। तो इसका मतलब सिंपल सा होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन आप लिखो कैसे, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। इफ बी कॉमा सी इज ऑल्सो सदस्य ऑफ आर बिलोंग्स टू आर, देन बी ऑल्सो क्या होना, इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर। तो अब आपको दिखाना है कि a इक्वल टू भी सी स्क्वायर होगा, तो आप देख लो यहाँ से, क्या a इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा, वैल्यू रख कर देखो, a इक्वल टू बी स्क्वायर है तो b की वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर, तो b की वैल्यू सी स्क्वायर रखो और इसका स्क्वायर रखो, क्योंकि स्क्वायर ये पहले से था, आपने b की जगह पे सिर्फ सी स्क्वायर रखा, इसका स्क्वायर पहले से, तो ये तो सी फोर आ रहा है, जबकि आपको बोल रहा है कि ये इतना होगा। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट, तो आंसर इज नहीं। किसी किसी के लिए सही हो सकता है लेकिन सबके लिए तो सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तीनों फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को, ठीक है। अब जैसे जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, तो कोई भी एक एग्जांपल लेके जैसे मैंने किया वैसा आप जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही एग्जांपल लेना, वही बोला, मतलब जो इंटीजर हो, है ना, इंटीजर भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने कोशिश वही किया, जैसे दो लिया तो दो क्या है, सॉरी इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर, दो क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेके दिखाओगे आप।
तो नेक्स्ट है बेटा 15। 15 में क्या बोला है, दो सेट दे दिया ए एंड बी, अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू बी। तो अब तो सिंपल है, अगर रिलेशन निकालना है तो कोई भी रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। हाँ, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया कि ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, तो 1x होगा, 1y होगा, 1z होगा, 2x 2y 2z, 3x 3y 3z, 4x 4y 4z, ये पूरा आ गया ए क्रॉस बी में। अब उसी का कलेक्शन होना चाहिए, उसी को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा चीज़ आपको बताया था कि फाई इज ऑल्सो रिलेशन, अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया। फिर हमने बताया था ए क्रॉस बी जो होता है वो भी रिलेशन होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया तो ये भी रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन होता है, और इन बिटवीन तो होते ही। अगर आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, दो सेलेक्ट किया, सारे के सारे सेलेक्ट किए तो ये खुद यही मिल जाएगा, तो ये भी एक रिलेशन। कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया तो ये मिला। ठीक है, तो अब आपको बताना है, तो देखो यहाँ पे मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, तो आप तो क्या करोगे, डायरेक्टली ऐसे ही करोगे, मैच करो। यहाँ पे आप जानते हो कि अगर ये ऑर्डर पेयर है तो आप जानते हो कि इसमें पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। तो चेक कर लो, देखो पहला एलिमेंट 1 2 3 4, बाहर तो नहीं है ना इससे, हाँ नहीं है, सही है। मतलब दूसरा एलिमेंट चेक करो, एक्स एक्स वाई जेड, बाहर का तो नहीं है ना, नहीं है, बी का ही है, तो सही है। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें चेक कर लो, पहला एलिमेंट 1 2 3 4 सही है। दूसरा एलिमेंट चेक करो, 1 आ गया, 1 तो बी में है ही नहीं। दूसरा एलिमेंट बी का ही होना चाहिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गड़बड़ कर दिया तो ये नहीं होगा, रिलेशन नहीं होगा ये। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या बोला, 1 2 3 4 जेड। अच्छा, 4 के बाद जेड भी आ गया, तो जेड तो इसमें ही नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये यहीं सिर्फ जेड तो सिर्फ बी में है ना, तो नहीं होगा ये। अच्छा, ए क्रॉस बी तो आपको तो ऑलरेडी पता है कि ए क्रॉस बी तो होगा ही होगा, तो इसमें ये दोनों हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या बोला है, 16 में बोला है बेटा, राइट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अब इसके एलिमेंट्स लिखना है यार, है ना। अब यहाँ पे बोल दिया एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई नेचुरल नंबर होगा, एंड ये वाला कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो कैसे लिखोगे, ए को तो आप लिखोगे मतलब एक रिलेशन है, ए कोई रिलेशन है जो ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है एक्स कॉमा वाई का। ठीक है, तो अब आप लिखते जाओ, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू निकालते जाओ, वाई की वैल्यू रखते जाओ, एक्स की वैल्यू निकालते जाओ, आंसर उससे भी सेम आता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रखो, क्या रखोगे, इंटीजर रखो, तो पहला इंटीजर रखो, वाई की वैल्यू, पहले मैं सेकंड एलिमेंट रख रहा हूँ यहाँ पे देखो, नहीं तो फिर इधर उधर करो फिर, है ना, वाई इक्वल टू लिखो एक्स माइनस वन, उसके बाद निकालो, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम उल्टा करते हो, मान लो वाई की वैल्यू निकाल कर करते हो, तो वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स माइनस वन बाई थ्री। तो अब तुम एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू वन रखो, तो वन रखोगे तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, और इंटीजर होना चाहिए, जीरो इंटीजर है क्या, नहीं है, तो वन कॉमा जीरो ले सकते हैं क्या, तो आंसर इज नहीं ले सकते इसको। ये जीरो आ गया, ये वन ठीक था, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एक्स में वन, लेकिन ये जीरो आ गया ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई, वाई बोल दिया है कि इंटीजर होना चाहिए, इसको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन वगैरह आएगा। तो इसके पहले भी इस तरह का एग्जाम्पल देखे थे कि कब डिस्कार्ड नहीं करते। ठीक है, अगर यहाँ वाई के टर्म में कोई एक्सप्रेशन रहता तब चल जाता, लेकिन यहाँ खुद वाई है, खुद वाई है, मतलब खुद ये इंटीजर होना चाहिए, सॉरी नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अच्छा, टू रखोगे तब बेटा कितना आएगा, टू माइनस वन, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री अगेन नॉट ए नेचुरल नंबर, तो टू भी नहीं ले सकते एक्स की वैल्यू। थ्री रखोगे तो थ्री ले सकते हो क्या, थ्री माइनस वन, टू बाई थ्री, थ्री भी नहीं ले सकते। फोर, फोर माइनस वन, थ्री बाई थ्री, हाँ फोर ले सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, थोड़ा करना कि बार बार आएगा, इसलिए क्या होता है ना, इसमें थोड़ा आसानी से लिख लोगे आप कि वाई की वैल्यू पहले रख लो, तो ये ऑलवेज इंटीजर ही देगा, सॉरी ये ऑलवेज क्या देगा, नेचुरल नंबर ही देगा, है ना, देख लो, क्योंकि समथिंग इंटू नेचुरल नंबर प्लस वन करोगे तो ऑलवेज नेचुरल नंबर देगा, तो हमको बार बार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद डिस्कार्ड हो जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो वाई की वैल्यू कितना रखो, वन रखो, तो सेकंड एलिमेंट रखोगे आप, है ना, तो वाई वन रखा तो एक्स कितना गया, फोर। देखो यहाँ पर फोर आया था ना, वन टू थ्री डिस्कार्ड हो गया, तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, डिस्कार्ड करके दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टू रखो आप, तो तीन दूना छः, एक सात आ जाएगा, तो सात और दो हो जाएगा।
ठीक है, फिर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? फिर 3 रखोगे बेटा तो 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा, x में 10 हो जाएगा, y में 3 हो जाएगा। फिर 4 रखो। अच्छा, ये कभी खत्म होने वाला है क्या? ये जिस हिसाब से कंडीशन दिया है, सोचो कभी खत्म होने वाला है क्या? खत्म कब होता? जब एक इंक्रीजिंग होता है, एक डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीज करते करते कभी ना कभी नेगेटिव की तरफ जाता है, और नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता ही नहीं, तब खत्म होता है। ये सोचो y एलिमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, एंड ये वाला जो एलिमेंट है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, x वाला भी। अब यार ये कभी खत्म ही नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई। तो यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, ये इन्फिनिटी तक डैश 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 लगा दो इस तरह से। ठीक है, तो वही बोला, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। या तुम क्या करो, ए के एलिमेंट्स अलग से लिख लो, बी के एलिमेंट्स अलग से लिख लो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन एंड रेंज लिख लो अलग से, तो उससे भी पता चल जाएगा। अगर तुम इनफाइनाइट टर्म में लिखना चाहते हो तो इससे ही पता चल जाता है कि हाँ एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। तो जैसे डोमेन में तुमने लिख लिया कितना, कि 4 7, 4 3 7 3 10, तो इससे एक पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा ये होगा, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, 10 3 13, है ना। तो एक पैटर्न पता चल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो सारे होंगे 1 2 3, ऑल नेचुरल नंबर होंगे, है ना, ऑल नेचुरल नंबर। तो तुम बोल सकते हो रेंज इज व्हाट, रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। डोमेन नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब ये सेलेक्टेड वैल्यू है डोमेन में, ठीक है। तो रेंज में तुम लिख सकते हो ऐसे, तो एक तो ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स ही दिखा दो या ऑर्डर कर दिखा दो इस तरह से, ठीक है। तो राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। हालांकि यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन बोला है, मतलब ये ऑर्डर पेयर ही एक एलिमेंट्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, 16 का पार्ट सेकंड। 16 का सेकंड में क्या बोला है बेटा, सेकंड में बोला है फिर से एक रिलेशन है, कलेक्शन है किसका, ऑर्डर पेयर का, एक्स कॉमा पाई। इस पर जो है इंटीजर है ना। इंटीजर को यहाँ बोला था आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी, यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो हम इंटीजर ही लेंगे। अब ये क्या बोला, कंडीशन दे दिया अभी। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया, मतलब इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा। यहाँ पे कंडीशन ही ऐसा था कि फाइनाइट आ ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। हाँ, यही अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 लगाता तो फिर इनफाइनाइट हो जाता, है ना। मतलब हिट एंड ट्रायल से तुम देख सकते हो कि हाँ वैल्यू अगर रखते तो क्या क्या आता इस तरह से। अभी इतना तो पता चलेगा कि 9 से कम ही आएगा, दोनों को स्क्वायर करो तो 9 से क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखो, एक तो तुम ऐसे पिक कर सकते हो, केस में तो ठीक है वो सारे एलिमेंट्स तो लिखने ही है, लेकिन एक्स और वाई इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। अब इंटीजर तो सर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, -1 -2 इस तरह से चलता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी सर 0 1 2 3। अब इसी में से ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट करना है, फिर ये वाला रूल को फॉलो करें। जैसे कोई बोलेगा क्या 0 एंड 0 ले सकते हैं क्या, तो यहाँ रख के देखो, 9 से अगर छोटा आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो सही चलेगा, तो 0 एंड 0 रखो तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या 0 9 से छोटा है, तो आंसर इज यस, तो चलेगा। 0 0 चलेगा, क्या 1 1 चलेगा, हाँ चलेगा। क्या 0 1 चलेगा, तो रखो यहाँ, हाँ चलेगा। तो अब सर कैसे लिखें यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ भी होता जा रहा, पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है। तो अगर तुम लिखने बैठो तो मैक्सिमम देखो तुम कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम तुम यहाँ तक देखो कि कहाँ तक जा सकते हो। 4 4 चलेगा क्या, 4 4 नहीं चलेगा। 3 3 चलेगा क्या, तो ये भी 9 ये भी 9 ये भी नहीं चलेगा। 2 2 चलेगा क्या, माइनस में है ना, सब माइनस में बोल रहा हूँ, -2 2 चल, यहाँ माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो -2 चलेगा क्या, तो 2 दूना 4 4 8, हाँ ये चलेगा। तो इक्वलिटी में एक तो पता चल गया यहीं तक चलेगा इक्वलिटी में। फिर अब आता है क्या, अब इक्वलिटी में पता चल गया, है ना, मतलब यहाँ पे इक्वलिटी में सिर्फ यहीं तक होगा। 3 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 दूना 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया इस तरह से। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अब आप क्या कर सकते हो, अब उल्टा पुल्टा करो, है ना। जैसे 2 का 1 के साथ रख लो तो चलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 का 3 के साथ रखेंगे तो चलेगा क्या, तो 3 3 9 और 2 दूना 4 13 हो जाएगा, तो ये तो चलेगा ही नहीं, मतलब इसके नीचे तो चलेगा ही नहीं। तो ये दोनों चलेगा क्या, ये दोनों चलेगा, 3 एंड
2 एंड 1 तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे देख लो 3 एंड 0